टू माई यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट में लास्ट में इमरजेंस ऑफ फॉरेन पावर्स हमने डिस्कस किया था, तो आज उसी के रिलेटेड मैं आपके साथ आगे की वीडियो शेयर करूँगा। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि कैसे फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आए थे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टुगीज आए थे, उनके बाद डच आए थे, उनके बाद फ्रेंच आए थे, देन ब्रिटिशर्स आए थे। तो पोर्टुगीज सबसे फर्स्ट इन्वेडर थे और सबसे लास्ट में गए हैं, जैसे 1966 में गोवा से। तो इसी तरह इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज की डेट में हम एक बेसिक जो क्रोनोलॉजी रहती है इसमें वो डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइमलाइन। अंडरस्टूड? इसमें क्या रहता है कि हमारी एज पर डेट, एज पर टाइमलाइन फॉरेन इन्वेडर्स कब आए थे, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज इंडिया में रही थी और किस तरह हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। अंडरस्टूड? और हमने लास्ट वीडियो या आपको स्टार्टिंग में समझ आया होगा जब हमने बात की थी कि इसमें हमारा कुछ चीजें पॉलिटी के साथ भी लिंक रहेंगी। याद है मैंने बताया था कि इंडियन जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कुछ पॉलिटिकल फिलोसफीज भी थी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स थे उनके, जो इंडिया में उन्होंने अप्लाई किए थे। बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने कुछ चीजें वहां से भी एक्वायर की थी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिखता है हमारी फॉरेन जो पावर्स आई थी इंडिया में 1605 में आई थी, जहांगीर के टाइम में। अंडरस्टूड? एक्चुअल में अकबर के टाइम आई थी, पर आप देखें 1605 में सूरत में, मतलब आप इतना कंफ्यूज मत होइए क्योंकि 1498 या 98 में आपका वास्को डी गामा इंडिया आ गया था, तो उसने भी स्टार्ट किया था। पर एक्चुअल में हम इसको 1605 से लेते हैं ब्रिटिशर्स को, वो था पोर्टुगीज। तो 1605 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे जहांगीर के टाइम, और उन्होंने 1605 से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के पर्पज से वो इंडिया आए थे। उनका वो कोई पर्पज नहीं था इंडिया में वो आए थे। जैसे कि ये इंडिया का अगर मैं साउथ की बात करूं तो यहाँ पे इंडिया में आए वो, यहाँ पे उन्होंने बंगाल में आके अपना शुरू किया था काम। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जैसे ही वो कर रहे थे अपना फैक्ट्री लेके आए थे, फैक्ट्राइजेशन उन्होंने किया था, तो ट्रेड के पर्पज से वो इंडिया में आए। उन्होंने अच्छा खासा ट्रेड किया। यहाँ पे स्पाइसेस, सिल्क जितना भी था यहाँ पे उगाते थे, वहां पे लेके जाते थे, बेचते थे। ओके, पर धीरे धीरे उनकी पॉलिसी जिसको कहते हैं ग्रीडी वे में एक्सपेंड होने लगी कि और ज्यादा। अब जितनी आप अपने ग्रीडीनेस को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज किसी और को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, साथ ही साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वही चीजें होने लगी थी। एक्सप्लॉइट का मतलब कि जैसी आपकी डिमांड बढ़ रही है, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप किसी को मतलब सप्रेस कर रहे हैं। तो उस टाइम सप्रेस कौन हो रहा था? यहाँ पे जो रूलर था बंगाल का 1757 में, सिराजुद्दौला। ओके, ये रूलर था। इसको काफी चीजों में बाईपास किया। जैसे इन्होंने उनके साथ कोई एमओयू साइन किया हुआ कि आपने इस वे में काम करना, पर वो नहीं फॉलो कर रहे थे। कोई लोग इनके पास आते थे तो इन्होंने अपने अंदर ही अंदर एक पोटेंशियल उनके अगेंस्ट भरना शुरू कर लिया। और अपना 1757 में क्या किया इन्होंने, वहां पे जहां उनकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री सीज कर दी जाके। अपने सिपाही बेची फैक्ट्री सीज कर दी, उनका जो सामान था तोड़ना शुरू कर दिया, मतलब बुरी तरह से उनको तंग किया, इवन कई मर भी गए। तो यहाँ पे तब क्या होता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। कब हुई थी? 1757 में। ओके, किसके बीच हुई थी ये हुई थी सिराजुद्दौला, ब्रिटिशर्स। ओके, ब्रिटिशर में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जिनके साथ ये बैटल हुई। अब इसको ये कहते हैं कि 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट बैटल थी ब्रिटिशर्स की, जिसमें ये ट्रेडर से रूलर बने जीतने के बाद। अंडरस्टूड? 1757 में जैसे ही लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार जाता है, ये जीत जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इनके एमओयू साइन किए होते हैं इन्होंने, एमओयू अपने हम ये खत्म, वो खत्म हो जाते हैं, और ये जो ट्रेडर होते हैं जस्ट एक, ये बन जाते हैं रूलर। अंडरस्टूड? ये होती है बैटल। अब इस बैटल के पीछे क्या स्टोरी रहती है? सिराजुद्दौला के साथ मीर कासिम, इनका एक मतलब जिसको कहते हैं बीट्रे।
तो इनके कई फ्रेंड्स कह सकते हैं आप, या कई आर्मी पर्सन ऐसे होते हैं जो वो बीट्रे करते हैं, वो बीट्रे इनको करते हैं, होते इनकी तरफ हैं और इनके साथ मिल जाते हैं और इन्हीं के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। इस वजह से ये हार जाते हैं। और ये फर्स्ट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वॉर थी ब्रिटिशर्स की जब वो ट्रेडर से रूलर बने। ये समझ आ गया। अब सबसे बड़ी बात, जो ये बीट्रे करते हैं इंग्लिश के कासिम, इसके बाद ही 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। जो यहां पे बीट्रे करता है ब्रिटिशर, उसको यहां मार देते हैं। तो ब्रिटिशर्स किसी को अपने साथ नहीं लेके चलते। तो इस तरह से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स अपनी मोनोपोली इंडिया के ऊपर यूज करना शुरू कर देते हैं। जहां पे ये ट्रेडर से अपने आप को रूलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, गवर्नर बंगाल का एक बिठा देते हैं, ये गवर्नर ऑफ बंगाल बना देते हैं ये वहां पे, जो सारी चीजें देखता है। इसी तरह बैटल ऑफ बक्सर होती है, जो यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ होता है, वो यहाँ पे ब्रिटिशर से हार जाता है। तो ब्रिटिशर्स बिल्कुल ही आजाद हो जाते हैं। जो इनका ये वाला टाइम रहता है, ये इनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन का टाइम रहता है, बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी होता क्या है कि जैसे ये यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी में जीत गए, ओके, तो ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने गवर्नर जनरल बिठाया। तो जब ये यहाँ पे समझ आ गया, तो जब ये यहाँ पे जीत जाते हैं दोनों बैटल्स, तो 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं। ओके, ये रेगुलेटिंग एक्ट कौन लेके आता था? वॉरेन हास्टिंग। ये लेके आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें इतना डीप में भी नहीं जाएंगे, ये जस्ट मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कि टाइम लाइन के हिसाब से क्या क्या हुआ था उस टाइम। अंडरस्टूड? अदरवाइज हम नेक्स्ट सभी एक्ट के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या होता है, वॉरेन हास्टिंग जो आता है, ये आपका फर्स्ट गवर्नर होता है बंगाल का। ओके, 1773 में। तो ये अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज या और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूव करने के लिए सिस्टम लेके आता है, पर इसको किसी कारणवश ब्रिटिशर्स आगे गिल्ड, इसको आप कह सकते हैं करप्ट, डिक्लेयर कर देते हैं कि ये करप्ट होता है, जो भी काम करते हैं करप्ट होता है। तो इसको वापस लंदन बुला लेते हैं। ओके, यहां से पिट्स आता है, पिट्स एक्ट आता है 1784 में। ये पिट्स एक्ट आता है इसको करेक्ट करने के लिए कि इसने क्या क्या गलत किया है, क्योंकि ये करप्ट प्रूव हो गया तो इसकी सभी के ऊपर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको करेक्ट करने के लिए पिट्स आता है 1784 में, जो कि यहाँ पे ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अंडरस्टूड? उसके हर अदरवाइज क्या होता है, इनका जो एक्ट रहता है 20 साल बाद। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलेटिंग एक्ट आपका आ गया 1773 में, ये आपका चलता है 20 साल, 20 ईयर्स। उसके बाद आपका 1793 में आता है, फिर 20 साल, फिर 1813 में। ओके, ये जो भी चीज होती है 20 साल तक चलाते हैं। जैसे इंडिया में रहता है, इंडिया में हम सर्वे करते हैं जो पॉपुलेशन का 10 साल में डेकेड में होता है, ये 20 साल का। तो यहाँ पे 1784 में पिट्स आता है, जो कि बिल्कुल इसके 11 साल बाद इसको चेक करने के लिए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसी के बाद जैसे ये कुछ फॉलो करता है, उसके बाद 1793 में एक और एक्ट आता है, 1813 में 20 साल बाद एक और एक्ट आता है। इनमें होता क्या है, एक्चुअली मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जैसे ये एक्ट लाते हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी होती है ब्रिटिश में, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको रॉयल चार्टर प्रोवाइड करते हैं। क्वीन वहां की एलिजाबेथ, वहां की क्वीन इनको रॉयल चार्टर देती है कि आप ईस्ट की तरफ जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इंडिया में आते हैं, मतलब मर्चेंट ट्रेड करते हैं, वापस जाते हैं। तो ये आपका इन दोनों एक्ट में रहता है। ओके, तो क्या होता है, जैसे ये ट्रेड करके वापस ब्रिटेन में जाते हैं, तो जो बाकी मर्चेंट्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें भी दीजिए, हमें भी वहां जाके प्रॉफिट कमाना है। तो इनकी जो मोनोपोली होती है, इनको किसी की टाइमलाइन इनके जो फिक्स की होती है वो चेंज करके ये बाकियों को प्रमोट करते हैं कि आप सब भी जा सकते हैं। तो इसी तरह 1813 आता है कि और लोग भी वहां पे जाके आपका वो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे 1813 ये बेसिकली क्या करते हैं, अपने ही
हिसाब से अपने ही बेनिफिट के लिए वहां के एक्ट बनाते हैं, जो कि सिर्फ चार्टर एक्ट है। जो रॉयल चार्टर दिया है ये आपका कोई, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्ट नहीं होते, सिर्फ चार्टर्ड एक्ट होते हैं। आप जाके एक्सप्लॉइट करें और बेस्ट कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो करें। उसका 1833 में आता है। 1833 में क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता है वो चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लगा देते हैं। 1833 में जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उसको चेंज करके ये कर देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके साथ होते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास। ओके, ये चेंज होता है 1833 एक्ट। इसके साथ और भी चेंज होता है, पर जो मोटा मोटा चेंज होता है ये इसी के 20 साल में 1853 का एक्ट आता है। आप सबने जो रानी झांसी वाली मूवी देखी होगी, आई थिंक ना रॉन्ग वाली, उसमें आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स का कितना, आप कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन रहता है, कि वो एक राजा अपने राज्य को भी चला नहीं पाता विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके, और वो जो टाइम रहता है वो आपका इसके टाइम का रहता है, 1857 से पीछे का। तो ये समझ पा रहे हैं आप कि वो जो चार्टर एक्ट होते हैं जो इनको इतना हैंडीकैप कर देते हैं ब्रिटिश रूलर्स को, कि वो विदाउट द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसी तरह 1853 में सब्सिडियरी अलायंस आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आता है, जैसे उसमें रहता है झांसी की रानी के साथ और काफियों के साथ, कि जो अगर एक राजा रानी है अगर उनका अपना लड़का नहीं होता तो वो प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स की हो जाती है, अडॉप्टेड होता है तो भी, लड़की होती है तो भी। तो झांसी की रानी का जो अपना लड़का होता है मर जाता है, धनिया मन्नू को लेके आते हैं। तो इस तरह ये एक्सप्लॉइट करते हैं। 1857 में इस एक्सप्लॉइटेशन का इतना बढ़ जाता है कि इसको लेके एक रिवोल्ट होता है, बहुत बड़ा रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट आप कह सकते हैं कि इसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पर कुछ कारणवश कुछ लोग, मर्चेंट जो अपर क्लास लोग होते हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं करते टुवर्ड्स इंडियन। क्या होता है बैटल में, क्या होता है 1857 में इंडियंस आपके लड़ते हैं ब्रिटिशर्स से। ओके, 1857 में। पर क्या होता है, ये बेसिकली अगर 100% होते हैं फिर तो तभी जीत जाते हैं। एक्चुअल में ये 100 की जगह आप पकड़ लो 75% होते हैं, और जो रिमेनिंग 25 होते हैं वो यहाँ पे इनके साथ होते हैं। मैं 25 एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब जो होता है अपर क्लास मर्चेंट्स जो ब्रिटिशर्स के साथ अच्छा व्यापार कर रहे होते हैं, इस वजह से ब्रिटिशर्स पूरी तरह हरा देते हैं इंडियंस को। अदरवाइज ये भी अगर इनके साथ होते तो इंडिया इंडिपेंडेंस यही ले लेता। पर जैसे इसमें बिट्रे किया, ऐसे इसमें बिट्रे किया, इंडियंस पूरी तरह हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। पर क्या होता है, इस टाइम ब्रिटिशर्स जब जीतते हैं तो यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर देते हैं। यहां से आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से रूल कर रही है, यहाँ पे सीधा क्राउन रूल करता है 1858 में। ओके, ये बेसिकली डेट होती है 1 नवंबर 1858। क्राउन इसको अपनी प्रॉपर्टी मान के रूल करता है, और इसके बाद जितने भी चार्टर एक्ट हैं यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में, जिसको कहते हैं एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, इसके बाद आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, देन 92, देन 1909, 1919, ये सब इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं। चार्टर एक्ट खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एबोलिश कर देते हैं। यहाँ तक समझ आ गया क्या होता है। 1858 में क्वीन जैसी ओवरटेक कर लेती है तो एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जितने भी आपके लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं उसमें इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ नॉमिनेट हो सकते हैं, कुछ राजा की तरफ से नॉमिनेशन रहता है। तो इनकी पॉलिसी चेंज हो जाती है। जो आपकी एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिसी रहती है वो चेंज होकर एडजस्टमेंट वाली पॉलिसी बननी शुरू हो जाती है। रेलवे लाइंस बिछनी शुरू हो जाती हैं, पोस्ट, टेलीग्राम, ये सब चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं, पोस्ट ऑफिस बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब 1857 के बाद की बात है जो क्राउन रूल करता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म हो जाती है, गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय आ जाता है आपका, और वाइसरॉय के साथ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है जो लंदन में बैठता है, जो इसको रूल करता है। तो ये सब पॉलिसीज चेंज होती हैं 1858 के बाद।
तो इसी तरह चलती रहती है। अब इसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी उसी पॉलिसी को हम लेके चल रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, इसमें से हम कहते हैं कि मोर देन 70% जो इसके क्लोज हैं वो आज भी हमारे इसी एक्ट में दिए हुए हैं। गवर्नर की पावर, स्टेट सब्जेक्ट, कंकरेंट सब्जेक्ट और आपके यूनियन सब्जेक्ट जितने हैं ये सब इन्हीं एक्ट से निकले हुए हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसके बाद एक लास्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 जो माउंटबेटन लेके आता है 1 जून 1946 को, जिसमें इंडिया और पार्टीशन की लाइन होती है वो इंडिया और पाकिस्तान की, जो आप इंडिया के मैप में यूं करके जो इंडिया का मैप होता है इसमें यहाँ पे ये लाइन बना देते हैं कि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान और ये इंडिया। ओके, ये रहता है 1947 एक्ट में, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है। 16 अगस्त को नहीं, 14 को उनको आज़ादी मिलती है, ये 16 को आई थिंक। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट रहते हैं। आई होप आप सबको वीडियो के हिसाब से कुछ छोटा मोटा एक आइडिया मिला होगा, एक हिंट मिला होगा कि हमारी इंडियन हिस्ट्री कैसे रहती है, क्योंकि हिस्ट्री कम पॉलिटी, यहाँ से हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी लाइन हो जाती है। आफ्टर 1947 फिर हम पॉलिटी की तरफ ही चले जाते हैं। जैसे ट्रेन होती है आपकी, ट्रेन यहाँ से आ रही है और यहाँ पे मिलती है, एक ट्रेन आपकी यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे आने के बाद ये कॉमन हो जाती है। ओके, तो बेसिकली ये हम पॉलिटी आ रही है यहाँ से और हिस्ट्री आ रही है यहाँ से, तो यहाँ पे आगे पॉलिटी ही चलती है, आगे हिस्ट्री खत्म हो जाती है। पीछे की लाइन होनी जैसे संगम, गंगा यमुना बनते हैं ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, और एक बार प्लीज दोबारा से इस वीडियो को देखिए ताकि टाइमलाइन एक बार आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद हम ये एक इंडिविजुअल एक्ट के ऊपर अच्छे से